नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जो जो भारत में सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो महज एक दशक के अंदर अंदर बंगाल की कह सकते हैं असली शासक बन बैठी। हाँ, और हमारे सामने जो दस्तावेज है वो प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों की कहानी तो बताते हैं, लेकिन शायद एक नए नजरिए से। बिल्कुल। तो आज का मिशन ये पता लगाना है कि ये बदलाव क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश थी। और इस कहानी की जड़ें मतलब काफी गहरी हैं। बात शुरू होती है 1651 से। अच्छा, 1651 से। हाँ, जब अंग्रेजों ने हुगली नदी के किनारे अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, तब वो सिर्फ व्यापारी थे। सिर्फ व्यापारी। बिल्कुल। उन्हें मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे सुल्तान शुजा से एक फरमान मिला था, जिसमें सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले। ये 3000 रुपए। हाँ, सिर्फ 3000। और उसके बदले उन्हें पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत मिल गई थी। पूरे 3 सूबों के लिए। ये तो एक तरह से लगभग मुफ्ती था। ये तो एक तरह से लगभग मुफ्त ही था। ये वो पहली सीढ़ी थी जिस पर पैर रखकर उन्होंने आगे का सफर तय किया। चलिए, तो यहाँ से कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। साल था 1741 और बंगाल के नवाब बने अलीवर्दी खान। उन्होंने यूरोपियों के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी, है ना? हाँ, और वो उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। मधुमक्खियों से? कहा था अगर उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, लेकिन अगर छेड़ा गया तो डंक मार मार कर मार डालेंगी। वो समझ रही थी कि इन व्यापारिक कंपनियों की ताकत बढ़ रही है। और उनकी ये चिंता बेवजह तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बंगाल से ज्यादा वो देख रही थी कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। वहां अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां वो भारतीय राजाओं के झगड़ों में दखल देकर सारी राजनैतिक ताकत अपने हाथ में ले रही थी। अच्छा, तो उन्हें डर था कि वही कहानी बन्नाल में दोहराई जाएगी। हाँ, और इसी बीच अंग्रेज मराठा हमलों का बहाना बनाकर कलकत्ता में अपने फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे, जो सीधे सीधे नवाब की संप्रभुता को एक चुनौती थी। और फिर 1756 में अलीवर्दी खान की मौत हो गई और उनके नाती सिराजुद्दौला नवाब बने। वो तो काफी युवा थे उस समय। हाँ, सिर्फ 23 साल के। और यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। कैसे? देखिए, अंग्रेजों ने नए नवाब को कोई सम्मान नहीं दिया। उन्होंने नवाब की इजाजत के बिना किलेबंदी जारी रखी। और तो और नवाब के एक राजनैतिक दुश्मन कृष्णदास को कलकत्ता में शरण भी दे दी। तो ये तो सीधी सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। जब सिराजुद्दौला ने उन्हें रुकने को कहा तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, टाल मटोल करते रहे। अब एक युवा और गर्मजोश नवाब के लिए ये अपनी सत्ता का खुला अपमान था। तो आखिरकार उन्होंने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया और कलकत्ता पर हमला कर दिया। और यहीं से उस कुख्यात ब्लैक होल की घटना का जिक्र आता है। कहानी तो यही सुनाई जाती है कि नवाब के लोगों ने 146 अंग्रेज कैदियों को एक बहुत छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया और सुबह तक ज्यादातर दम घुटने से मर गए। हाँ, लेकिन हमारे दस्तावेज इस पर कुछ गंभीर सवाल उठाते हैं। जैसे कि? पहली बात तो ये कि मरने वालों की संख्या शायद बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई थी। दूसरी और ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो इसके लिए नवाब सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थे। ये किसी छोटे अफसर की लापरवाही का नतीजा हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस दौर के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन। उन्होंने अपनी किताब सियारुल मुतअख्खिरीन में इस घटना का जिक्र तक नहीं किया है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये इतनी बड़ी, इतनी भयानक घटना थी तो उन्होंने इसे नजरअंदाज क्यों किया? इससे यही लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस घटना को एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे एक बर्बर कृत्य के रूप में पेश किया ताकि ब्रिटिश जनता की सहानुभूति हासिल कर सकें और बंगाल के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान को सही ठहरा सकें। बिल्कुल। ये नवाब की छवि खराब करने और अपने बदले की कार्रवाई के लिए जमीन तैयार करने का एक तरीका था। तो मतलब इसी प्रोपेगेंडा के आधार पर एक सेना मद्रास से भेजी गई जिसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। तो क्लाइव बंगाल पहुंचा, लेकिन उसने आते ही हमला नहीं किया। नहीं, उनका पहला कदम लड़ाई नहीं थी, एक सौदा था। सौदा? हाँ, उन्होंने कलकत्ता के प्रभारी माणिकचंद को रिश्वत दी और शहर बिना एक गोली चलाए वापस ले लिया। वाह, मतलब खेल शुरू होने से पहले ही साजिश शुरू हो गई थी। तो जिसे हम प्लासी की लड़ाई कहते हैं, वो असल में लड़ाई थी ही नहीं, वो एक धोखा था। इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने इसे बहुत सही तरीके से कहा है। उन्होंने कहा, प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के अमीर बैंकरों और मीर जाफर ने
नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। तो क्लाइव ने लगाई मैदान में नहीं बल्कि नवाब के दरबार में ही जीत ली थी। बिल्कुल। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर, एक और सेना अधिकारी राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ के साथ मिलकर एक गुप्त समझौता कर लिया था। तो फिर 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में हुआ क्या? वो सब सिर्फ एक दिखावा था? काफी हद तक, हाँ। सोचिए, एक तरफ नवाब की 50,000 की सेना और दूसरी तरफ क्लाइव के महज 3,000 सैनिक। लड़ाई शुरू हुई और नवाब के एक वफादार सेनापति थे मीर मदान। उन्होंने तो अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया था, लेकिन तभी एक आवारा गोली लगने से उनकी मौत हो गई और वो लड़ाई का टर्निंग पॉइंट था। और यहीं पर मीर जाफर ने अपना असली रंग दिखाया होगा। हाँ, उसने घबराए हुए नवाब को सलाह दी कि लड़ाई रोककर सेना को पीछे हटा लेना चाहिए। नवाब ने उसकी बात मान ली। ये तो बहुत बड़ी गलती थी। और जैसे ही नवाब की सेना ने पीछे हटना शुरू किया, क्लाइव ने हमला कर दिया और बिखरी हुई सेना आसानी से हार गई। स्रोत साफ कहते हैं ये देशद्रोह था जिसने क्लाइव को विजेता बनाया। अविश्वसनीय है। तो इस तथाकथित जीत का असर क्या हुआ राजनीतिक तौर पे? सैन्य नजरिए से देखें तो ये एक मामूली झड़प थी। अंग्रेजों के सिर्फ 65 सैनिक मारे गए, जबकि नवाब के 500। बस? हाँ, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसने इतिहास बदल दिया। मीर जाफर को वादे के मुताबिक बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया गया। और इस सौदे की कीमत क्या थी? मतलब कंपनी को क्या मिला? कीमत बहुत बड़ी थी। कंपनी को 24 परगना यानी कलकत्ता के पास एक बड़े और उपजाऊ इलाके की जमींदारी मिल गई। क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पर $2,34,000 का तोहफा मिला, जो आज के हिसाब से करोड़ों में होगा, और कंपनी को युद्ध के हार जाने के तौर पर एक भारी रकम मिली। कहा जाता है कि इस दौलत को 100 से ज्यादा नावों में भरकर कलकत्ता ले जाया गया था। हाँ, दस्तावेज यही बताते हैं। बंगाल की असली लूट यहीं से शुरू हुई। तो मीर जाफर को वो सब मिल गया जो वो चाहता था, नवाब का पद। लेकिन एक कठपुतली की जिंदगी आसान नहीं होती होगी। बिल्कुल नहीं, खासकर जब आपके मालिक लगातार और पैसा मांग रहे हों। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का सीआर तक कहा गया। कर्नल क्लाइव का सीआर? हाँ, वो कंपनी के पैसे की लगातार बढ़ती मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा था। उसका सबसे बड़ा अपराध उसकी गरीबी बन गई। वो कंपनी का खजाना भर नहीं पाया, तो कंपनी ने उसे भी किनारे करने का फैसला कर लिया। तो उन्होंने उसे भी बस हटा दिया। और उसकी जगह कौन आया? 1760 में उन्होंने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाने का फैसला किया। तो ये एक और सौदा था। हाँ, एक और सौदा। मीर कासिम ने वादा किया कि वो कंपनी की सारी वित्तीय समस्याएं दूर कर देगा, और इसके बदले उसने बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के जिले कंपनी को सौंप दिए। और इस पूरी प्रक्रिया में कलकत्ता काउंसिल के सदस्यों ने अपनी जेबें भी भरी। उन्होंने नए नवाब से कुल 29 लाख रुपए की रिश्वत ली। मतलब ये निजी मुनाफाखोरी का एक खुला खेल चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन मीर कासिम मीर जाफर जैसा नहीं था, है ना? दस्तावेज बताते हैं कि वो असल में एक बहुत काबिल शासक था। हाँ, अलीवर्दी खान के बाद शायद वो बंगाल का सबसे काबिल नवाब था। उसने आते ही सुधार करने शुरू कर दिए। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया ताकि कलकत्ता से और कंपनी के दखल से दूर रह सके। अच्छा। उसने अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू किया, राज्य के वित्तीय प्रशासन को दुरुस्त किया। वो एक स्वतंत्र शासक की तरह काम करना चाहता था। और यही बात कंपनी को पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। तो टकराव की असली वजह क्या बनी? टकराव की असली वजह मीर कासिम के राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। असली मुद्दा था व्यापार से जुड़ा एक चीज जिसे दस्तक कहते थे। दस्तक? ये क्या था? दस्तक एक तरह का टैक्स फ्री पास था जो मुगल बादशाह ने कंपनी को दिया था। अच्छा, ताकि उनका सामान बिना चुंगी दिए आ जा सके। हाँ, लेकिन कंपनी के कर्मचारी इसका भयानक दुरुपयोग कर रहे थे। वे न सिर्फ अपना निजी व्यापार इस दस्तक की आड़ में बिना टैक्स दिए कर रहे थे, बल्कि वे ये पास भारतीय व्यापारियों को बेचकर पैसा भी कमा रहे थे। तो मतलब नवाब के खजाने को दोहरा नुकसान हो रहा था। बिल्कुल। मीर कासिम ने मई 1762 में गवर्नर को एक चिट्ठी में लिखा भी था, आपके लोग मेरे पूरे देश में अशांति फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं, मेरे नौकरों को चोट पहुंचाते हैं और अपमानित करते हैं। उसने हिसाब लगाया था कि इस वजह से उसे हर साल लगभग 25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। हाँ, और जब उसकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो मीर कासिम ने एक बहुत ही साहसिक और कह सकते हैं चतुर कदम उठाया। पहले व्यापार पर
लगने वाले सभी तरह के टैक्स खत्म कर दिए। सभी के लिए? सभी के लिए। ये तो एक शानदार चाल थी। इसने तो भारतीय और अंग्रेज दोनों व्यापारियों को एक ही स्तर पर ला दिया। हाँ, अब किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं था। कंपनी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? वे तो भड़क गए होंगे। वे आग बबूला हो गए। कलकत्ता काउंसिल का तर्क था कि नवाब को ये अधिकार ही नहीं है। वो चाहते थे कि नवाब सिर्फ भारतीय व्यापारियों पर टैक्स लगाए ताकि उनका टैक्स फ्री व्यापार का विशेषाधिकार फायदेमंद बना रहे। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सिर्फ उन्हें फायदा हो। बिल्कुल, और यहीं से युद्ध की नींव पड़ी। और फिर 1763 में युद्ध छिड़ गया। मीर कासिम की सेना लड़ी लेकिन हार गई और उसे भागकर अवध जाना पड़ा। पर उसने हार नहीं मानी, है ना? नहीं, उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और उस समय के नाम मात्र के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। अच्छा, ग्रैंड अलायंस। हाँ, और इन तीनों की संयुक्त सेना ने फिर से अंग्रेजों का सामना करने का फैसला किया और ये टकराव हुआ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में। और बक्सर की लड़ाई प्लासी से बिल्कुल अलग थी। जमीन आसमान का फर्क था। प्लासी एक साजिश थी, बक्सर एक असली लड़ाई थी। ये धोखे से नहीं बल्कि सैन्य ताकत और रणनीति से जीती गई एक कड़ी टक्कर वाली लड़ाई थी। अंग्रेजों की तरफ लगभग 7,000 की अनुशासित सेना थी और दूसरी तरफ 40 से 60,000 की विशाल भारतीय सेना। लेकिन जीत अंग्रेजों की हुई। हाँ, उनके बेहतर ट्रेनिंग और नेतृत्व ने उन्हें जीत दिलाई। बक्सर ने एक तरह से प्लासी के फैसले पर पक्की मुहर लगा दी। तो बक्सर की जीत ने अंग्रेजों को उत्तर भारत की निर्विवाद महाशक्ति बना दिया। अब उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल। इसने बंगाल पर गुलामी की बेड़ियों को और भी कस दिया और अंग्रेजों को पूरे हिंदुस्तान पर अपनी सर्वोच्चता का दावा करने का मौका दे दिया। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे 1651 में एक मामूली ट्रेडिंग पोस्ट से शुरुआत करके अंग्रेज 1764 तक, मतलब सिर्फ 13 सालों के भीतर उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गए। हाँ, प्लासी एक धोखा था, लालच से भरी एक साजिश, लेकिन बक्सर एक असली सैन्य जीत थी जिसने उनकी सत्ता को पत्थर की लकीर बना दिया। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये सब शायद किसी बहुत बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा नहीं था। नहीं, दस्तावेज यही इशारा करते हैं। ये कंपनी के कर्मचारियों के निजी लालच, कंपनी की लगातार बढ़ती वित्तीय जरूरतों और अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक ताकत हासिल करने की कोशिशों का एक मिला-जुला नतीजा था। एक के बाद एक घटनाओं ने उन्हें इस रास्ते पर आगे धकेल दिया। और मीर कासिम की कहानी, वो एक तरह से दुखद लगती है। एक काबिल शासक जिसने चीजें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था से टकरा गया जो किसी भी स्वतंत्र आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सही कहा। उसकी कहानी इस बात का प्रतीक है कि जब व्यापारिक हित राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से मिल जाते हैं तो क्या होता है। और ये दस्तावेज हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। वो सवाल क्या है? ये दस्तावेज हमें दिखाते हैं कि कैसे कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल बेहिसाब दौलत कमाने के लिए किया। तो सवाल ये है, तब क्या होता है जब किसी शक्तिशाली संगठन के भीतर काम करने वाले लोगों की निजी महत्वाकांक्षाएं और उनका लालच उस संगठन की नीतियों को चलाने लगता है। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कितनी किसी भव्य रणनीति पर रखी गई थी और कितनी अनगिनत व्यक्तिगत लालच की घटनाओं के बोझ पर। ये एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर करती है।